नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। इस बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें डीवी लाइव के सौजन्य से, उसके बाद कुछ मनोरंजन की क्लिप्स। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो आइए इस बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राज। आज इस बुलेटिन में बात होगी इंडिया गठबंधन पर शरद पवार के बड़े बयान की, मोदी राज में सामने आए 7 घोटाले की, बात करेंगे अमेरिकी की पसंद बने राहुल गांधी की, कांग्रेस को घेरने के चलते कैसे खुद मुश्किल में फंस गई बीजेपी की, और साथ ही बात करेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल के बड़े फैसलों की और इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। झारखंड हाईकोर्ट से राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत, फिजिकली पेश होने से मिली छूट। मुंबई में महाविकास अघाड़ी की हुई बैठक, संजय राउत और नाना पटोले बैठक में शामिल। मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक की तैयारी को लेकर हुई चर्चा। नेहरू मेमोरियल का नाम बदलकर प्रधानमंत्री मेमोरियल करने पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर तंज। जयराम रमेश ने कहा, सूरज को दिया दिखाने की कोशिश कर रही है सरकार। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 137 अंक चढ़कर 65,539 पर बंद। निफ्टी 30 अंकों की तेजी के साथ 19,465 के स्तर पर बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। एनसीपी चीफ शरद पवार को लेकर तमाम तरह की खबरें उड़ रही थी। दावे हो रहे थे कि वो बीजेपी के करीब जा रहे हैं, उनके केंद्र में मंत्री बनने के दावे भी किए जा रहे थे। लेकिन पवार लगातार दावा कर रहे थे कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, इंडिया गठबंधन में हूं और आगे भी रहूंगा। और अब पवार ने अपनी आगे की रणनीति पर बड़ा बयान दिया है। तो क्या कहा है पवार ने, आइए देखते हैं। शरद पवार की रणनीति से बीजेपी में भारी कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। पवार ने अपने भतीजे से मुलाकात की तो बीजेपी गदगद हो रही थी। बेचैनी कांग्रेस नेताओं में भी दिखाई दी। पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने तो यहां तक कह दिया कि अजीत के माध्यम से पीएम ने शरद पवार को मंत्री पद की पेशकश कर दी है। लेकिन पवार ने बीजेपी की खुशी को एक झटके में ही गायब कर दिया। पवार ने साफ कर दिया कि वो इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाएंगे। इंडिया गठबंधन की अगली बैठक मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होनी है। और पवार ने यह भी साफ कर दिया है कि हम इस बैठक में बीजेपी के खिलाफ बड़ी रणनीति तैयार करेंगे। मैं बीजेपी और उसके साथियों से लड़ने की रणनीति तैयार कर रहा हूं। बीजेपी और उनके साथी समय के विपरीत काम कर रही हैं। धर्म संप्रदाय के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी लोगों के दिल में दरार पैदा कर रही है। उनका विभाजन दिवस मनाने का फैसला गलत था। पवार ने बीजेपी पर विपक्षी दलों में तोड़फोड़ करने और राज्यों की सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सत्ता तोड़फोड़ कर हथियाई। जहां विरोधी दल की सरकार है, वहां की सरकार को केंद्र की बीजेपी सरकार अस्थिर करने का काम कर रही है। इस दौरान शरद पवार ने अपने भतीजे अजीत पवार को भी निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि मैंने बागी गुट से कहा था कि मेरी फोटो यूज ना करें, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, अब हम इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। पवार ने कहा कि मैं 8-10 दिन से राज्य का दौरा कर रहा हूं, लोगों ने मेरे रुख की तारीफ की है। सतारा, सोलपुरा, बारामती, पुणे का दौरा किया। इस दौरान मणिपुर मामले पर बोलते हुए पवार ने कहा कि मणिपुर बेहद संवेदनशील राज्य है, वहां अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। पीएम को मणिपुर पर और अधिक बोलना चाहिए था। पवार बीजेपी के खिलाफ डटकर खड़े हुए हैं। उन्होंने आज बीजेपी पर जबरदस्त निशाना साधते हुए उसे घेरा। तो दूसरी ओर कांग्रेस ने भी मोदी सरकार के घोटाले सामने लाकर सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। तो किन घोटालों का जिक्र किया है कांग्रेस ने और क्या है इसकी वजह, आइए देखते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मोदी सरकार के 7 बड़े घोटालों का सीएजी ने खुलासा किया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने तंज कसते हुए कहा कि देश में मोदी विरोधी एक संस्था है और ये इंटरनेशनल साजिश में शामिल है और इस संस्था का नाम है सीएजी। इस संस्था ने मोदी सरकार के 7 बड़े घोटालों को उजागर किया है और मोदी जी को तत्काल इस संस्था पर ताला लगवाना चाहिए और रिपोर्ट निकालने वालों को जेल में भेजने का काम करना चाहिए। मोदी जी को तुरंत ईडी की रेड करानी चाहिए। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि जिस मुद्दे पर टीवी में डिबेट किया जाना चाहिए, जिस मुद्दे पर अखबार की पहली सुर्खी होनी चाहिए, जिस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी टूटनी चाहिए, वो मुद्दा है बड़े घोटालों का। उन्होंने कहा कि जो सरकार द्वारा घोटाले किए गए हैं उनमें भारतमाला प्रोजेक्ट की बिडिंग में फर्जीवाड़ा, दूसरा, एक्सप्रेसवे में 1 किलोमीटर की सड़क बनाने के लिए 18 रुपए की जगह 250 करोड़ रुपए खर्च किए गए। तीसरा, टोल नियमों का उल्लंघन कर NHAI ने जनता से 132 करोड़ वसूले। चौथा घोटाला, आयुष्मान भारत योजना के 7.5 लाख लाभार्थी एक ही नंबर से लिंक। पांचवा, अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ठेकेदारों को अनुचित लाभ और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पेंशन स्कीम का पैसा प्रचार में किया गया खर्च। और सातवां, HAL पर विमान इंजन की डिजाइन प्रोडक्शन में गंभीर खामी के
आरोप, जिसमें 154 करोड़ के नुकसान की बात सामने आई है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि ये इतने बड़े घोटाले हैं कि जिससे आपकी जेब पर असर डाला जा रहा है। सीएजी की रिपोर्ट मोदी जी की छवि ध्वस्त कर देती है। सुप्रिया ने कहा कि भारतमाला प्रोजेक्ट में करीब 70-75 हजार किलोमीटर की सड़क बनी थी। इसके लिए कैबिनेट कमेटी इन इकोनॉमिक अफेयर से फंड दिया गया, लेकिन सड़क बनाने में घोटाला हुआ। जो सड़क 15 करोड़ 37 लाख रुपए प्रति किलोमीटर बनती थी, वो बढ़कर 32 करोड़ हो गई। सीएजी की रिपोर्ट ने मोदी सरकार के घोटालों को सामने ला दिया, जिससे मोदी सरकार और बीजेपी की परेशानी बढ़ गई है। वैसे परेशानी अमेरिकी सांसदों ने बीजेपी की बढ़ा दी है। अमेरिकी सांसदों का दल राहुल गांधी से मुलाकात करना चाहता है। तो कैसे अमेरिकी सांसदों की पसंद बन गए हैं राहुल गांधी, देखिए ये रिपोर्ट। राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से मोदी सरकार परेशान नजर आ रही है। 2014 में जो मोदी लहर चली थी, 2023 में वो उल्टी बहती हुई दिख रही है। देश से विदेश तक मोदी की जगह राहुल का शोर सुनाई देने लगा है। मोदी लहर अब राहुल की ओर बहती हवा बन गई है। शायद यही वजह है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत पहुंचे अमेरिकी सांसदों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से प्राइवेट मीटिंग की इच्छा जताई है। कांग्रेस के वरिष्ठ अधिकारी प्रवीण चक्रवर्ती ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि इसके लिए अमेरिकी सांसदों की तरफ से पार्टी को औपचारिक और आधिकारिक आग्रह मिला था। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अमेरिकी सांसदों के प्रतिनिधि मंडल के कुछ सदस्यों ने 2 दिन पहले हमसे संपर्क किया। उन्होंने राहुल गांधी से निजी तौर पर मुलाकात की इच्छा जताई थी। हमने सकारात्मक जवाब दिया कि एक बार राहुल गांधी के वायनाड से लौटने पर इसे शेड्यूल करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि हमने अमेरिकी सांसदों से राहुल गांधी से निजी मुलाकात के लिए आधिकारिक तौर पर अनुरोध करने को भी कहा था, लेकिन अगर राहुल से अमेरिकी सांसद अकेले में मिलते हैं तो इससे मोदी सरकार को परेशानी हो सकती है। इस बारे में कांग्रेस का कहना है कि ये विदेश मंत्रालय और अमेरिकी डेलीगेशन के बीच की बात है। कांग्रेस का कहना है कि विदेश मंत्रालय को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। आखिरकार किसी देश के दौरे पर आए विदेशी प्रतिनिधि मंडल ने विपक्ष के प्रमुख नेता से बैठक की मांग की है। आपको बता दें, ये प्रतिनिधि मंडल मोदी और विदेश मंत्रालय का मेहमान है और अगर अमेरिकी सांसद और राहुल गांधी की मुलाकात होती है तो इसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी विदेश मंत्रालय की है। साथ ही इतना तो तय है कि मुलाकात की खबर ने मोदी सरकार के पसीने छुड़ाने का काम किया है। बीजेपी राहुल गांधी और कांग्रेस को जितना घेरने की कोशिश करती है, उतना खुद ही फंस जाती है। इस समय राजस्थान विधानसभा चुनाव सामने है। ऐसे में बीजेपी ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट के सहारे कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने राजेश पायलट को लेकर दावा कर दिया कि उन्होंने अपने देश की जनता को ही निशाना बनाया था, लेकिन सचिन पायलट पूरे सबूतों के साथ सामने आ गए। अब बीजेपी बुरी तरह से फंसी हुई दिख रही है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय के एक दावे पर पलटवार किया है। दरअसल अमित मालवीय ने अपने एक ट्वीट में सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट को लेकर ट्वीट किया, जिसके बाद बवाल मच गया। अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा कि राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी भारतीय वायुसेना के उन विमानों को उड़ा रहे थे जिन्होंने 5 मार्च 1966 को मिजोरम की राजधानी आइजवाल पर बम गिराए। बाद में दोनों कांग्रेस के टिकट पर सांसद और सरकार में मंत्री भी बने। स्पष्ट है कि नॉर्थ ईस्ट में अपने ही लोगों पर हवाई हमला करने वालों को इंदिरा गांधी ने बतौर इनाम राजनीति में जगह दी, सम्मान दिया। राजेश पायलट पर लगे इस आरोप के बाद सचिन पायलट ने अमित मालवीय को करारा जवाब देते हुए लिखा, स्वर्गीय श्री राजेश पायलट जी दिनांक 29 अक्टूबर 1966 को भारतीय वायुसेना में कमीशन हुए थे। ये कहना है कि उन्होंने 5 मार्च 1966 में मिजोरम में बमबारी की थी, ये काल्पनिक है, तथ्यहीन है और पूर्ण तरह भ्रामक है। हाँ, 80 के दशक में एक राजनेता के रूप में मिजोरम में युद्ध विराम करवाने और अस्थायी शांति संधि स्थापित करवाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाई थी। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद। अमित मालवीय की इस टिप्पणी के बाद खासतौर पर गुर्जर समाज में भारी गुस्सा तक देखा जा रहा है। आपको बता दें कि राजेश पायलट की गुर्जर समाज पर अच्छी पकड़ थी। राजस्थान में गुर्जरों का वोट सत्ता में आने के लिए काफी अहमियत रखता है। ऐसे में चुनावी साल में बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। पायलट ने बीजेपी को आईना दिखा दिया है, सच्चाई पूरे देश के सामने रखती है। कांग्रेस को घेरने के चक्कर में बीजेपी खुद ही फंस गई है। तो दूसरी ओर दिल्ली में भी इंडिया गठबंधन फंसता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस और आप सामने दिख रही है। आज दिल्ली के नेताओं के साथ पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की बैठक थी। तो क्या हुआ इस बैठक में, आइए देखते हैं। दिल्ली में कांग्रेस एक बार फिर से मजबूती के साथ वापसी की तैयारी में है। पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे और शीला दीक्षित की सरकार के समय हुए विकास कार्य को बताएंगे। इसके साथ ही कांग्रेस ने ये भी संकेत दे दिए हैं कि वो दिल्ली की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी रखेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में दिल्ली के नेताओं के साथ बैठक हुई। बैठक में राहुल गांधी, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल और दीपक बावरिया सहित पार्टी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए।
बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में बताते हुए कांग्रेस नेता दीपक बावरिया ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की लड़ाई के चलते दिल्ली का विकास पटरी से उतर गया है। 9 साल पहले दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी। शीला दीक्षित की सरकार ने 15 सालों में दिल्ली का जबरदस्त विकास किया था, लेकिन पिछले 8-9 सालों से जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से विकास काम ठप हो गए हैं। आज आम जरूरत की कोई चीज दिल्ली सरकार उपलब्ध नहीं करा रही है। जहां कांग्रेस की सरकार है वहां हम लोगों को 500 रुपए में सिलेंडर दे रही है, लेकिन दिल्ली सरकार 8,000 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च करने को तैयार है, लेकिन लोगों को राहत देने के लिए तैयार नहीं है। बैठक को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के 7 महीने बचे हैं और कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को 7 सीटों के लिए तैयार करने को कहा गया है। दूसरी ओर अलका लांबा के बयान पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि गठबंधन का फैसला पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा। आप और कांग्रेस के बीच तलखियां आ सकती है, जिससे विपक्षी एकता को झटका भी लग सकता है। दूसरी ओर बीजेपी को तो लगातार झटके ही लग रही हैं और इस बार झटका कोर्ट से लगा है। कोर्ट ने मथुरा में चल रही योगी सरकार के बुलडोजर पर ब्रेक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। मथुरा से वृंदावन के बीच मीटर गेज रेल ट्रैक को बदलकर ब्रॉड गेज करने का फैसला उत्तर मध्य रेलवे ने लिया था। इसलिए मथुरा शहर में स्थित नई बस्ती से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। 600 मीटर के दायरे में बसी इस बस्ती में करीब 200 अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। याचिका में कहा गया है कि इस कार्रवाई में 200 घर गिराए जाने हैं और इससे 3,000 लोग प्रभावित होंगे। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उनके पास रहने के लिए कोई अन्य जगह नहीं है। वे 100 सालों से अधिक समय से इस स्थान पर रह रहे हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाते हुए इस मामले में केंद्र और रेलवे को नोटिस भी जारी कर दिया है। शीर्ष अदालत में अगले हफ्ते फिर इस मामले पर सुनवाई होगी, लेकिन इस फैसले से बीजेपी सरकार को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि यूपी हो या दिल्ली, हरियाणा हो या एमपी, बीजेपी की सरकारों ने बुलडोजर का जमकर इस्तेमाल किया है। इस फैसले का असर आने वाली ऐसी ही और कार्रवाइयों पर भी पड़ेगा, जिससे बीजेपी कमजोर होगी। बुलडोजर तुम लोग यार क्या कर रहे हैं? पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। अरे विनोद पीछे आना यार, मोबाइल पीछे ना मैडम। कांता मैम के साथ एक आइए, आइए मैडम जी, आगे तक आइए, आइए आगे तक। हाँ बहुत अच्छी है मैम। रुको रुको मैम, रुको 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 यार। अरे मैडम जी एक बार रुकिए, हरी बोल यार, हरी बोल अभी भाई यार। शिल्पा जी बेटा हुआ मिठाई तो मिली नहीं, सबसे मांग रहा है मिठाई। शिल्पा जी, शिल्पा शिल्पा जी नहीं चलेगा चलेगा। रुको शिल्पा जी, मैम शिल्पा जी, इसको बड़ा फैन है आपका, लखनऊ से आए। हाँ आपके लिए। अरे क्या बोल रहा है तू, पागल है क्या बाबा यार? बुला रहे तो तू भाई जो ग्रुप बना थोड़ी है इधर तेरा, तू पागल है क्या रे? तो क्या हो गया? मैं हूँ। करती हूँ जहाँ पर मुझे इतने अच्छे लोग मिल जाते हैं। इसके पहले शक्ति, इट वाज लाइक अ फैमिली। रिलेटेड बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है आप इस सेट पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? जब मुझे पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है, मैं बड़ी वो हो गई कि अरे बाप रे, सबके सामने केक काटना पड़ेगा। मैं दूर भागती हूँ केक काटने से, लेकिन जब से मेरी लाइफ में मेरे पति आए हैं, उनके लिए मेरा बर्थडे एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। तो वो इतने केक कटवाते हैं मुझसे, बार बार कटवाते हैं, और एक हफ्ते तक मेरा बर्थडे सेलिब्रेट होता ही रहता है। और उसके बाद ये आज सेट पर हो रहा था तो मुझे थोड़ा सा लगा अरे बाप रे, ये भी, बट हाँ खुशी भी हुई, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि सब कितना प्यार करते हैं मुझसे और मेरे साथ मेरा ये जो खुशी वाला दिन है वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं। मेरी बहुत ही बढ़िया टीम है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो इट्स अच्छा है, ये एक अच्छी फीलिंग ही है। सो या आई एम हैप्पी, इट्स अ फील गुड है। बर्थडे गिफ्ट में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारे गिफ्ट। तो क्या क्या आपको गिफ्ट मिले? हम सब इतने बेशर्म हैं, मेरे दोस्त तो मुझे कभी गिफ्ट देते ही नहीं है, ठीक है, तो मैं भी नहीं देती उनको गिफ्ट। सो हमारे बॉम्बे में आई थिंक ये रिवाज ही नहीं है गिफ्ट विफ्ट का। हम सब बहुत ऐसे मस्त मुंह उठा के चले जाते हैं पार्टीज वार्टीज में, हम गिफ्ट में बिलीव नहीं करते।
सबका प्यार ही मेरे लिए बहुत कुछ है, you know. जब मैं उनसे गाली दे के बात करूं तो वो मुझे और प्यार दे, जो हम दोस्ती यारी में बात करते हैं, वही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। और इस बार कुछ है जो मेरे हस्बैंड ने एक्चुअली मेरे लिए प्लान किया है, जो मैं बहुत टाइम से चाह रही थी। जब वो चीज़ हो जाएगी तब मैं आप लोगों को बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी, बट है कुछ है। सबसे बड़ा गिफ्ट, आई थिंक बड़ा तो नहीं कहूँगी, लेकिन एक ऐसा गिफ्ट जो मैं हमेशा से चाहती थी कि हो मेरे पास, वो कुछ हो रहा है। काम्या जी, बिग बॉस की बात करें, हाल ही में मैं बिग बॉस की बात नहीं करूँगी, इट्स माई बर्थडे, इट्स माई बर्थडे। मैम जैसे कि आपका सीरियल बहुत पसंद किया जा रहा है और बहुत लोगों को मतलब शक्ति में आपको देखा है, फिर ये भी बहुत कुछ अलग हटके है, कैसा फील होता है, कैसे रिस्पांस आता है जब लोग अभी भी वैसी सेम क्रेज से आपको पसंद करते हैं? मैं जब मैंने ये सुना था ये रोल, और जब मुझे पता चला था कि ये कैसी है दिधुन, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 6 साल मैंने शक्ति किया, वहाँ मैं प्रीतो थी, और प्रीतो एक, आपको सबको ही पता है कि कैसा कैरेक्टर था, और प्रीतो के बाद पता नहीं मुझे एक पंजाबी और इतना लव्ड कैरेक्टर के बाद लोग मुझे एक बंगाली औरत जिसका नाम है दिधुन, जो ऐसी है, उसे एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों के दिमाग में छवि बैठ जाती है कि ये प्रीतो है। अब ये पता नहीं है, हमारी ऑडियंस है ऐसी, वो एक लग जाता है, हमारे खुद के भी दिमाग में हो जाता है कि पता नहीं सलवार सूट वाली प्रीतो थी और अब ये बंगाली साड़ी वाली दिधुन कैसी लगेगी। मुझे खुद को भी डर लग रहा था, बट इतना अच्छा रिस्पांस, इतना प्यार, मैं हाथ जोड़ के थैंक यू कहना चाहती हूँ सबको। मुझे बहुत प्यार मिला है। मुझे किसी ने अभी एक बैग गिफ्ट किया है जिस पे दिधुन लिखा हुआ है। आई लव दैट बैग। वो इतना अच्छा जेस्चर, इतने कम टाइम में इतना प्यार दिधुन के लिए। थैंक यू वेरी मच। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।